हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज डिस्कशन करेंगे रीट के संदर्भ में और जानेंगे कि रीट के जो प्रकार है उसके जो क्षेत्र हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है। और लास्ट टाइम यूपीएससी में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सिनॉप्सिस एंड एक्सेट्रा आपको चीज़ें जो है यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रीट के बारे में आइए सबसे पहले समझते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सोर्सेज मैंने लिया है एम लक्ष्मीकांत से। ओके, तो एम लक्ष्मीकांत से आप रूबरू होंगे। तो आपको पता ही है एम लक्ष्मीकांत जो बुक है वो पॉलिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे मेंस की मैं बात करूँ या फिर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। सो नाउ, उच्चतम न्यायालय रीट आर्टिकल 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जो है वो आपका आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है अलग अलग टाइप्स, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रश्या। तो इसको आपको बारी बारी से करके और पूरा डिटेल्स में समझना है इनफैक्ट। इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट को देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बियॉन्ड किसी अन्य न्यायालय को ये किसको ऑथोरिटी प्राप्त है, तो वो है संसद को, वो भी आर्टिकल 32 के तहत। ये आपको वैलिड पॉइंट है, याद रखना है। एंड चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। तो हालांकि ऐसी कोई अभी उस तरह का सिचुएशन आया नहीं है, बट ये संसद पार्लियामेंट द्वारा किया जा सकता है। आपको याद रखना है, अगर कभी स्टेटमेंट फॉर्म्स में आ जाए तो आपको ज़रूर इन बातों को याद रखना है। ओके, 1950 से पहले केवल कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है और फैक्चुअल है कि आप इस फैक्ट्स को थोड़ा सा समझ लें कि आज़ादी से पहले जो है वो किस प्रकार से रिट को जारी किया जा सकता था। जैसे कोलकाता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही एक तरह से अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। यानी जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं उसको शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 226। ओके, ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इसे विशेषाधिकार रिट कहा जाता था, यानी ब्रिटिश से लिया गया है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना की संज्ञा दी गई है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया। ये रिट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। मतलब इन जनरल फॉर्म में ये रिट की व्यवस्था थी। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे चीज़ों को समझना है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारे बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझने का आप प्रयास करेंगे। पहला क्या कंडीशन है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है। याद रखना, वैलिड पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट केवल वनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपको रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी अन्य उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई कोर्ट होगा, आई थिंक वो फंडामेंटल राइट्स का तो करेगा ही करेगा, लेकिन अन्य उद्देश्य को भी लेकर वो जारी कर सकता है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, पढ़ते वक्त लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसका क्षेत्र विस्तार बड़ा होगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो केवल उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उस जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों यानी अन्य उद्देश्यों को लेकर भी जारी कर सकता है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अच्छा, किसी अन्य उद्देश्य का
तात्पर्य क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। ओके, वैलिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन आ जाए कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक अधिकार या फिर कहेंगे कि जो रीट संबंधी अधिकार है वो उच्च न्यायालय से अधिक है, कम है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि कम है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वैलिड पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने साथ जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ ही जारी कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये बातें याद रखना है इस वाले पॉइंट से। इस तरह रीट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। तो किस किस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय से ज़्यादा विस्तार क्षेत्र है और किस संदर्भ में कम है, ये वैलिड पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं तीसरा बात करूं, यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। यानी कि बाध्यकारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट को नकार नहीं सकता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, यानी कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल 226 के तहत उसका विवेक के अनुसार है, उस पर बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नकार भी सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय का प्राप्त अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। ओके, इस वाले वैलिड पॉइंट्स को समझना है। जैसे आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में तो ये वाला वैलिड पॉइंट है, आपको इतना जरूर अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, कि अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। ओके, तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि करता है या फिर नहीं करता है, तो ये बातें याद रखना है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। तो ये भी आपको वैलिड पॉइंट है, आपको समझना है और याद रखना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके प्रकार पे बात करेंगे और उसको पूरी डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस कंटेक्स्ट में रिट जारी हो। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं। तो आइए समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को और इसके बारे में समझने का पूरी तरह से। जैसे हैबियस कार्पस की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं, हैबियस कार्पस, तो इसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, हैबियस कार्पस। तो आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, हैबियस कार्पस। ओके फ्रेंड्स, एंड इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। उस व्यक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए।
तथा न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो यहाँ से वैलिड पॉइंट्स आपको अच्छे से पिकअप करना है एंड समझने का प्रयास करना है कि उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, तो उस कंटेक्स्ट में इसको जारी किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कॉलम यहाँ मिलेगा, जो आपको या तो आप रट्टा मार लीजिए या फिर इसको जैसे भी हो आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। वैलिड पॉइंट है कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी होता है। यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता यदि क्या क्या कंडीशन है, किस किस कंडीशन में इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है, हिरासत कानून सम्मत है। दूसरा क्या है, कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तो इस कंटेक्स्ट में भी बंदी प्रत्यक्ष जो रिट है वो नहीं जारी किया जा सकता। तीसरा है न्यायालय के द्वारा हिरासत, एवं चौथा है हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। तो इनफैक्ट ये 4 ऐसे कंडीशन हैं जिस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये तो एक तरह से किसके विरुद्ध जारी होगा वो इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एंड किस कंडीशन में जारी नहीं होगा वो भी आपको इनफैक्ट याद रखनी है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध ये जारी किया जाता है, लेकिन किस किस कंडीशन में नहीं होगा, जैसे हिरासत कानून सम्मत है, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। तो ये 4 ऐसे कंडीशन है जिसमें एक तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की जो जारी करने की प्रक्रिया है वो नहीं की जाती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट वेट नेक्स्ट हम बात करते हैं परमादेश की। ओके, तो परमादेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2nd नंबर हमें पढ़ना है परमादेश के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडमस बोला जाता है। ओके, अच्छा मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। ओके, परमादेश यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ओके, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। सार्वजनिक यहाँ पे व्यक्तिगत या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, एंड ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके, इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ सामान्य उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय हो या फिर कोई प्राधिकरण हो या सरकार के खिलाफ सामान्य उद्देश्य के लिए यह जारी होता है। लेकिन किस किस कंडीशन में जारी नहीं किया जा सकता है, देखेंगे आप यहाँ पे, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ये जारी नहीं होगा। ऐसा विभाग जो गैर संवैधानिक है उसके विरुद्ध भी परमादेश जारी नहीं होगा। तीसरा, जब कर्तव्य विवेकपूर्ण हो, जरूरी नहीं, तो उस कंडीशन में भी नहीं होगा। चौथा, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, और 5वां है भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, एंड 6 नंबर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। तो ये 6 कंडीशन है जहाँ पे मैंडेमस यानी कि परमादेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। जारी किस कंटेक्स्ट में होगा, तो आप यहाँ देख पाएंगे सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ सामान्य उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है। तो वैलिड पॉइंट क्या रहा आपके लिए
किस कंडीशन में जारी नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं वी कमांड, डायरेक्ट ये PYQs में जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे मैच के क्वेश्चन आते हैं, वी कमांड या फिर टू हैव द बॉडी ऑफ, इस तरह के आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट लेते हैं प्रतिषेध के बारे में। ओके, जस्ट वेट। प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध यानी क्या होता है, प्रोहिबिशन की बात हो रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, रिट टू सब ऑर्डिनेट। ओके, तो आपको याद रखना है ये रिट टू सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, रिट टू सब ऑर्डिनेट। एंड इसका मतलब ये हुआ कि इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से कुछ न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। ओके, जैसे इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एक तरह से कोई अधीनस्थ न्यायालय है, तो वो अपने जो कार्य क्षेत्र है, न्याय क्षेत्र है, उससे अगर बियॉन्ड काम करेगा तो जो उच्च न्यायालय है उसको रोकने का प्रयास करेगा। यानी जिस तरह परमादेश सीधे रूप से सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग रूप में है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी हो सकता है। तो जो प्रोहिबिशन होता है वो दो कंडीशन में लागू हो सकता है, राइट। किस कंडीशन में, एक न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरण हो, उसके संदर्भ में यानी उसके विरुद्ध में जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो वैलिड पॉइंट ये रहा आपके लिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस कॉलम को। ओके, तो किस किस कंडीशन में नहीं होगा, तो प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए प्रतिषेध जारी नहीं किया जा सकता, विधायी निकायों के लिए नहीं, निजी व्यक्ति के लिए भी नहीं, या फिर निकायों, इनफैक्ट अगर बात करें तो ये 3-4 कंडीशन है जिसके लिए प्रतिषेध रिट को जारी नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लेते हैं रिट को उत्प्रेषण। ओके, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उत्प्रेषण यानी कि बात हो रही है सर्टिऑरी की। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्टिऑरी। इसका मतलब होता है बी मोर फुल इन्फॉर्मल, इन्फॉर्म्ड, बी मोर फुल, बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला जो है लंबे समय से है, तो एक तरह से स्थानांतरण को सीधे जारी या पत्र जारी करके इसको किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें लॉज काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं न कहीं विलम्ब हो रहा है कानून को लेकर, तो उसके बेस पे भी इसको जारी किया जा सकता है। तो ये प्रतिषेध से डिफरेंट है। प्रतिषेध में क्या था, प्रतिषेध में था कि वहाँ पे जो न्यायिक क्षेत्र है तो वो बियॉन्ड जाके अगर काम करता है तो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को उससे काम करने से एक तरह से रोकने के लिए वो जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मामला लंबित है अधीनस्थ न्यायालय में, इनफैक्ट तो वो उस कंडीशन में या फिर न्यायिक क्षेत्र में देखेंगे कि जो नियम कानून है उसमें यदि किसी प्रकार की खामियां हैं तो उस बेस पे उत्प्रेषण को, तो दोनों में डिफरेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। ये भी वैलिड पॉइंट है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले
प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी हो सकता है, किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्प्रेषण है वो न्यायिक, अर्ध न्यायिक और इसके साथ साथ 1991 से ये एक तरह से देखेंगे प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, जबकि प्रतिषेध में केवल न्याय एवं अर्ध न्याय की बात की गई है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। तो वैलिड पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से देखना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे तो और क्लैरिटी होगी। प्रतिषेध इस तरह उत्प्रेषण की विधिक निकायों या निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो सेम चीज़ें हैं, ये किसके लिए अवेलेबल है? तो न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है एंड प्रशासनिक जो प्राधिकरण है उसके लिए है। तीसरा है अधिकार पृष्ठया। अधिकार पृष्ठया का मतलब क्या होता है? अधिकार पृष्ठया यानी कि को वारंटो, आई थिंक ये लास्ट है, 5th नंबर है, को वारंटो अधिकार, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बाय व्हाट ऑथोरिटी, बाय व्हाट ऑथोरिटी, बाय व्हाट ऑथोरिटी, इस कंटेक्स्ट में बातें हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो अधिकार पृष्ठया, अधिकार पृष्ठया को क्या बोला जाता है? को वारंटो। और ये लास्ट आपका यहाँ पे रिट है, को वारंटो मीन्स बाय व्हाट ऑथोरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, शाब्दिक अर्थ में, शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ? किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। जैसे मान लीजिए कि आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे ट्रेन से विजिट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए एक तरह से वैलिड क्या होगा? इनफैक्ट कि जैसे चेक, यानी आपने अगर टिकट लिया है तो टिकट चेक कौन करेगा? जो टीटी होगा वही करेगा चेक। लेकिन इसके बियॉन्ड में अगर कोई आपसे ऑफिसर आके या फिर पुलिस प्रशासन या अन्य डिपार्टमेंट के अगर कोई एम्प्लॉय आके आपसे बोलता है कि आप मुझे दिखाइए, तो वो क्या कर रहा है? एक तरह से वो मतलब वो मिसयूज़ कर रहा है ना, उसका वो अधिकार नहीं है। तो उसके बियॉन्ड में आप क्या करेंगे कि उसके खिलाफ आप पिटिशन एक तरह से न्यायालय द्वारा ले सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे उस व्यक्ति की जॉब भी निष्कासित की जा सकती है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, यानी कि सार्वजनिक मामले में तब जारी होगा जब ये संवैधानिक प्रक्रिया हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। वैलिड पॉइंट है कि जो मंत्रित्व कार्यालय है या फिर निजी अगर कोई कार्यालय है उसके लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा ये वैलिड नहीं माना जाएगा, जबकि इच्छुक व्यक्ति इसे जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने समझा रिट एवं रिट के प्रकार क्षेत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ज़रूर 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे एंड इससे रिलेटेड MCQ को लगाने का आप प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।